बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोदी का 2 साल बाद मणिपुर का दौरा, जो फसादात मणिपुर में होते रहे उसके बाद आज उसको मणिपुर की याद आई और उसको अंडर सीज यानी कि कर्फ्यू लगा कर उसका दौरा कराया गया। वहाँ पे मुजाहरे हुए और कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों ने, स्टूडेंट्स ने मुजाहरे किए। गो बैक मोदी के बारे में नारे लगाए गए और गो बैक मोदी कहा गया। साथ साथ वहाँ पर जो एहतजाज करने वाले थे उन पर रबड़ बुलेट्स भी चलाई गई। ये फसादी और ये जिसे कह सकते हैं कि अपने मुल्क के अंदर हालात को बेकाबू करने वाला शख्स जो है, जो दुनिया में एक अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। फिर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो गुज़श्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़या दहशतगर्दी का हम देखते हैं और जो ऑपरेशन पाकिस्तान के चल रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के, और जो अफसरान और जवान शहादतें हासिल कर रहे हैं और शहादत के आला रुतबे पर पहुँच रहे हैं। हमने देखा जो एक अफसोसनाक वाक़या, हमारे 12 जवान जो थे वो शहीद हुए जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके में, बदर वैली में। पीटीआई का आदत, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना केपीके के हवाले से, तो उनकी, जिससे कहते हैं ना कि गुमशुदगी के हवाले से बात की जा रही है कि ऐसे वाक़यात पे वो खामोश नज़र आते हैं, ना उनकी क़यादत कहीं जाती है ना नज़र आती है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ वहाँ पहुँचे और जनाजे में शिरकत भी की। 12 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद और 4 शदीद ज़ख्मी हुए हैं और इनको आईडी के उस पर अगर से देखा जाए तो निशाना बनाया गया इनके काफ़िले को। और टीटीपी के हवाले से बात की जा रही है। वज़ीर आज़म ने खुली धमकी दी अफ़गानिस्तान को, बल्कि चैलेंज किया कि आपको खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना है, और एक अज़म का इयादा किया गया है और इनके ख़ात्मे को, मुकम्मल ख़ात्मे की बात की जा रही है। फिर उसके साथ साथ अरब इस्लामी समिट की बात की जा रही है, जो एक नई सिचुएशन बनी है इसराइल के हमले के बाद कतर पे, और उस पर हम देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होंगी। और उस अहम मीटिंग को फोकस किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि क्या होने वाला है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज़ महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब एजाज़ महमूद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। इब्तदाइया में मैंने गुफ्तगू की, मणिपुर का विज़िट किया मोदी ने कर्फ्यू लगा कर, और ये वो मणिपुर है जहाँ पे आग जलती रही, लोग मरते रहे, हंगामे होते रहे और पुरतशद्दुद वाक़यात होते रहे। आज याद आया और 2 साल बाद ये पहला विज़िट किया गया जहाँ पे आवाम सरापा एहतजाज रही। अपने ही मुल्क के अंदर कर्फ्यू लगा के वज़ीर आज़म को, मोदी को विज़िट करना पड़ रहा है। ये नहीं कि वो फसाद पूरी दुनिया में और इस खित्ते के अंदर फैला रहा है, अपने मुल्क के उसकी हालत बहुत ख़राब है। कैसे देखेंगे आप इसको? जी आसिम, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी अपनी बड़ी तहकीक और गहरी नज़र रहती है। आपको पता है कि वहाँ पे प्रैक्टिकली जो इंडियन यूनियन है, या जो जिसको हम उर्फ़ आम में लोग दिल्ली सरकार कहते हैं, उसकी वहाँ कोई रिट है ही नहीं। और मोदी के खिलाफ जो वहाँ के सेंटिमेंट हैं, ये सेंटिमेंट उनको पता है। यही वजह है कि उन्होंने उस तरफ पहले जाने की कभी जो है ना हिम्मत नहीं की। और अब तो बअमरे मजबूरी एक ऑप्टिक्स के लिए, क्योंकि अब वो एनवायरनमेंट इस तरह की बन गई थी उस अक्रॉस दैट रीजन के, जिसमें इनको अपना वहाँ जाके तो बस एक फ़ोटो ऑप्स करना था, तो वो चले गए। लेकिन जो लोगों ने जिस तरह उनका वेलकम किया है, ये तो अगर कर्फ्यू ना होता तो फिर शायद इससे भी ज़्यादा रबड़ की गोलियां चलाई गई एहतजाज करने वालों के ऊपर और कर्फ्यू लगाया गया। ये तो सूरत हाल थी वहाँ पे। जी बिल्कुल। ये क्योंकि वहाँ पे जो दिल्ली सरकार के ख़िलाफ़ जिस किस्म के जज्बात या जो लोगों की डिमांड्स हैं, वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि पकी हुई वो है, फल की तरह हैं। ये सिर्फ ये हटदर्मी से रोके हुए हैं उनको, अलहदगी से, और कश्मीर में प्रेशराइज करके और खालिस्तान की तहरीक को जो है वो दबा के ये समझते हैं कि शायद ये इस चेन रिएक्शन को रोक लेंगे जो चिकन नेक स्टेट में ऑलरेडी फुली राइप है। जी, ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा की 2025 की एक रिपोर्ट है जिसमें भी मणिपुर और तशद्दुद और अक़लियतों पर हमलों के हवाले से पूरी रिपोर्ट शाया की गई थी। अच्छा, बात यह आती है कि वीएम साहब के जब हम बात करते हैं फ़सादुल अर्द के हवाले से, तो ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर ये फ़साद पैदा करने वाली शख्सियत है या ये हुकूमत है, बल्कि दूसरे ममालिक में भी। अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, जिस तरह हमने बन्नू, बाजोड़, वज़ीरिस्तान की बात की है,
इनमें जो ऑपरेशंस हम देख रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की जानिब से और शहादतें हमारे अफसर और जवान हासिल कर रहे हैं और आला रुतबे पर पहुँच रहे हैं, उसमें ख्वारजी जो हैं ये वो सारे भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ हैं। इनके हवाले से कल एक बहुत अहम फैसला किया गया और वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान हुकूमत को, अबूरी हुकूमत को चैलेंज किया और कहा है कि जी या आप इनको सेलेक्ट करें या उनके साथ रहें या हमारे साथ रहें। यानी कि एक मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि आपने दोनों में से एक को चूज़ करना है। कैसे देखेंगे आप? जी बिल्कुल, ये तो बल्कि हमें शायद कुछ अरसा पहले ही कर देना चाहिए था। मैं तो काफ़ी अरसे से, आपको पता है, आपके शोज़ में भी और दूसरे चैनल्स पे भी मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमें अपनी अफ़गान पॉलिसी को रिविज़िट करने की ज़रूरत है और जो इस जंग का जो फ़रीक जिस ज़ुबान में समझे उसको उसी ज़ुबान में समझाना चाहिए। देखें, हम बिल्कुल ब्रॉडबैंड कोई जो है ना कमिटमेंट जो है मुज़ाकरात की नहीं दे सकते और ना ही हम ये चाहते हैं कि हम काइनेटिक एप्लीकेशन से जो है सबको हैंडल करें। तो ये चॉइस इन लोगों की है, इनके जो प्रेपरेटर्स हैं, इनके जो स्पॉन्सर्स हैं या जो इनको अपने मुल्क में जो है ये सेफ हेवन्स दिए बैठे हैं, ये उनकी चॉइस है कि वो किस तरह इस मसले को जो है देखते हैं। और पाकिस्तान को बिल्कुल हर वो तरीका अपनाना चाहिए जो इस इलाके में एक बेहतरीन अमन की और पायदार अमन की ज़मानत हो। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो अब ये भी कहा जा रहा है कि ये टीटीपी के साथ कुछ अफ़गान मुजाहिदीन जो हैं या अफ़गान तालिबान जो हैं वो भी लड़ रहे हैं और उसके नाकाबिल तरदीद बयानात के बावजूद जो वहाँ के वज़रा हैं वो उसको रिफ्यूज़ करते हैं इल्ज़ामात को कि उनकी सरज़मीन और उनके लोग इस्तेमाल होते हैं। अभी भी ये जो टेररिस्ट मारे गए हैं हालिया दिनों में और कल की मैं बात करूँ तो उसमें 3 अफ़गान शहरी हैं। जी बिल्कुल, देखें, ये जितना मर्जी उनको अपरेंटली मसलहतन वो इनको डिसओन करें, लेकिन इनके ताने बाने तो आपस में मिलते हैं ना। ये जो टीटीपी है ये तालिबान ही की एक ऑफशूट है और जिस चीज़ को ये अपने नज़रिए के तौर पे प्रमोट करते हैं वो एक मुतशद्दिद इस्लाम का या एक बहुत जो है ना इंतहा पसंदी का जो तर्ज हुकूमत जिसको वो प्रमोट करते हैं, वो दोनों की वही आइडियोलॉजी है। अगरचे उस चीज़ का इस्लाम की स्पिरिट से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही कोई चाहता है। आप ये देखिए ना, जब ये पाकिस्तान में इन लोगों ने वो सो कॉल्ड वो नफाज शरीयत के आड़ में इन्होंने दहशतगर्दी शुरू की थी, तो अवाम तो बेचारे मजबूरन कोर्शन की वजह से अपनी जानें बचाने के लिए या खामोश होते थे या वो इनकी जो डिमांड्स थी उसको मान लेते थे, उनको मैन पावर प्रोवाइड करते थे या वो उनको लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड करते थे। लेकिन जैसे ही हमने वहाँ पे कामयाब ऑपरेशन किए और अवाम को ये यकीन हुआ कि ये लोग जो है अब उनकी वो सकत नहीं है कि ये अब उस माइट के साथ वापस आए, तो फिर वही अवाम जो है वो हमारी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना उस एरिया में जो है वो इनके खिलाफ लड़ते रहे हैं। तो हमें बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई दो अलग चीज़ें हैं। ये इनकी जड़ें और इनकी जो है ना जो बेसिस हैं वो बिल्कुल आपस में बहुत अच्छी तरह वो जो है एक दूसरे को सपोर्टिव हैं। जी ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मौजूद थे, जनाजे में शरीक भी हुए, जो 12 हमारे फ़ौजी जवान जो शहीद हुए, वज़ीर आला नहीं थे। यानी कि जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या उस सूबे का वज़ीर आला वो गुमशुदा है, वो नज़र नहीं आ रहा है ऐसे वाक़यात में पाकिस्तान के पाक फ़ौज के हमारे शहीदों के साथ इजहार यकजहती करते हुए। कैसे देखेंगे आप इसको? यार वो तो एक जो है ना वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका पता ही नहीं चल रहा कि वो उसको किसने लॉन्च किया और वो किधर जा रहा है। ना उसको उसकी अपनी पार्टी ओन कर रही है, ना वो अपने अवाम के साथ खड़ा है और ना ही जिस तरह उस पर इल्ज़ाम लगता है कि वो जो है एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सी है, वो फिर एस्टेब्लिशमेंट की लाइन भी टो करता हुआ नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो इस वक्त जो है उनका तर्ज अमल जो है वो बिल्कुल जो है मैं कहता हूँ नाकाबिल फ़हम है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है।
लेकिन एक वो शर्मनाक इस अमल वक्त ज़रूर किस है कि तरह पाकिस्तान के बहादुर अफवाज और सपूतों की शहादत के ऊपर वज़ीर आला जो है जो उस सूबे का एग्जेक्टिव हेड होता है वो गैर मौजूद है। और ये जमात जो है इसके बारे जी में पहले बिल्कुल। पहले ये कहा तासुर दिया जा रहा है कि ये जो जितने भी दहशत गर्द हैं इनको ये सपोर्ट करती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अरब इस्लामिक ममालिक की जो समिट है वो होने जा रही है और इसराइल की बदमाशी और उसके एग्रेशन के हवाले से बहुत अहम फैसले होने वाले हैं। आपको क्या लगता है, सारी दुनिया की नज़रें अब इस अरब इस्लामिक समिट के ऊपर नज़र आ रही हैं? बिल्कुल। मैं समझता हूं कि एक रूटीन से हट के इस दफ़ा जितना अग्रेसिवली कतर ने अब टेकअप किया है इस सारे मसले को, और जिस तरह दूसरे ममालिक जो हैं वो उनकी तरफ गैल्वेनाइज हो रहे हैं, तो ये यकीनन उस रवायती तर्ज अमल से बहुत मुख्तलिफ है और बहुत पॉजिटिव है। मुसलमान जो है उनके मुसलमानों के इस खित्ते में इंटरेस्ट के हवाले से अगर हम देखें तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको कैपिटलाइज करते हैं और अपना असल जो वेट है उसको हम एग्जर्ट करें। तो कोई वजह नहीं है कि वो, जिस तरह आपने देखा कि कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक मैसिव जो है टर्नओवर में दो रियासतों की जो करारदाद थी उसको मंजूर किया गया है। और जो कुछ रियासतें अमेरिका के साथ खड़ी थी या इजराइल के साथ खड़ी हैं जिन्होंने एब्सटेन किया है, वो आप देख लें कि वो अमेरिका और इजराइल के अलावा उनमें से कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी कोई सिग्निफिकेंस। जैसा बात यह है कि सिर्फ मजम्मत ही होती रहेगी या उसको इसराइल को कोई जवाब भी दिया जाएगा अरब ममालिक की जानिब से या कतर की जानिब से? देखिए जी, मेरी जाती राय में इनको जो है ये आने वाला वक्त ही वैसे तो बताएगा। इनको चाहिए था कि ये उसी दिन कतर के उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप है, वो तमाम अरब ममालिक को अपने ट्रेड रिलेशनशिप जो हैं वो ख़त्म करने चाहिए थे। और इसके अलावा अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप है उसको सस्पेंड करना चाहिए था। और वो ममालिक जो इसमें अब्राहम अकॉर्ड में हैं उनको अपनी जो वहाँ की मेंबरशिप है उसको एटलीस्ट टेम्परेरीली उसको जो है सस्पेंड करना चाहिए। तो ये कुछ पॉजिटिव जो है फिर इंडिकेशन होगी कि वी मीन बिजनेस। अगर हमने सिर्फ इकट्ठे होना है, लेविश किस्म की जो है ना वो इशाइये करने हैं और उसके बाद एक बड़ी हैवी जो है वो करारदाद, मजम्मती करारदाद पास करके फिर अपने अपने घरों को चले जाना है जैसे कि माजी में करते रहे हैं, तो फिर तो इससे इजराइल को और अमेरिका को और शय मिलेगी और इस रीजन में वो अपने जो एजेंडा है ग्रेटर इजराइल का वो उसको परसू करते रहेंगे। तो आपको क्या लगता है ये ग्रेटर इजराइल के लिए इनका आगे बढ़ते हुए जो कतर पे हमला ये पेशकदमी नजर आ रही है आपको उस तरफ जाते हुए? देखिए जी, वो तो उन्होंने तो अपने मैप शो किए हुए हैं और वो जिस तरीके से वो गाजा में जिस तरह ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं तो वो टोटल वो लैंड ऑक्यूपेशन उनका मकसद है। तो लैंड उन्होंने किस लिए ऑक्यूपाई करना है? अपने बॉर्डर एक्सटेंड करने के लिए करना है ना। उनको फलस्तीनियों से तो कोई दिलचस्पी नहीं है, वो वहाँ के जो नेटिव्स हैं। मैं कल वो दोबारा पढ़ रहा था जी, वो बेलफोर जो डिक्लेरेशन है उसमें जिस पैरे में फलस्तीनियों को जूइश पॉपुलेशन को एक सेफ हेवन देने का उसमें डिक्लेरेशन था, उसी की जो सेकंड लाइन है उसी सेम पैरा में उसमें वो बड़े क्लियर अल्फाज में जो है वो बरतानिया ने इस चीज़ की गारंटी दी थी कि वहाँ की जो मकामी गैर यहूदी अरब पॉपुलेशन होगी जिसमें ईसाई भी थे और मुसलमान फ़लस्तीनी भी थे, उनको वहाँ किसी किस्म की कोई उनकी डेमोग्राफी चेंज नहीं की जाएगी और उनका मुआशी और माशरती तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी उसकी भी गारंटी दी जाएगी। लेकिन वो बेलफोर जो डिक्लेरेशन का पहला हिस्सा तो वो इम्प्लीमेंट उस वक्त भी कर दिया और आज तक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीनी जो वहाँ के असल वारिस हैं जिसमें इजराइल जो है
उसमें मुसलमानों के अलावा जो क्रिश्चियंस भी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो कभी इन्होंने कोई अमली कदम नहीं उठाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ महमूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपनी राय का इज़हार किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम लेंगे वक्फ़ा, उसके बाद हम अपने गेस्ट के साथ दूसरे के साथ हाजिर होंगे। हम लेते हैं वक्फ़ा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। हम बात कर रहे हैं मणिपुर के विज़िट के हवाले से मोदी के, और उसके साथ साथ जो अफसोसनाक दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते हुए पाकिस्तान में, और जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज के जवान जो हैं वो शहादतें दे रहे हैं, उनके हवाले से बात की जा रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत, जो कि एग्जेक्टिव हेड हैं, जो वज़ीर आला KPK की मैं बात करूँगा, वो नज़र नहीं आते। यानी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ मौजूद जनाजे में, और वो मौजूद नहीं। और हम बात करें, अफ़गानिस्तान को एक मैसेज दिया गया है और ये क्लियरली कहा गया है कि या ख़ारजियों के साथ रहें या फिर हमारा इंतखाब करें, दोनों में से एक का इंतखाब करना है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान अल-मशरिकी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको। वालेकुम सलाम। हामिद साहब, बड़ा ही अफसोसनाक सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो कि हमें वज़ीरिस्तान के अंदर जो वाक़या पेश आया और जिसमें हमारे 12 फ़ौजी जो शहीद हुए। PTI की क़यादत गायब, यानी कि जो एग्जेक्टिव हेड है सूबे का, वज़ीर आज़म मौजूद हैं, आर्मी चीफ़ मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन हमने नहीं देखी। बहुत शुक्रिया आसिम साहब। मैं समझता हूँ इंतहाई बदकिस्मती की बात है और इंतहाई अफसोस की बात है। कुछ भी हो, चीफ़ मिनिस्टर जो हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, उनकी ये आइनी ज़िम्मेदारी है, कानूनी ज़िम्मेदारी है, इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो हर हालत में साथ हों। और अगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने किसी भी तरह से उनको कोई इख्तिलाफ़ राय है, तो फिर उनको कोई वज़ीर आला के मनसब पर रहने का कोई हक़ नहीं। बुनियादी बात यह है कि जब आप रियासत पाकिस्तान के एक सूबे के वज़ीर आला हैं, तो शहदा के साथ जो पाक साहब, वो पहले भी ऑपरेशन के हवाले से और बहुत सारे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, कुछ भी हो, वो सियासी मामला है, आप उसको बातचीत से हल करें। आपने पहली बात यह कि हमने पाकिस्तान ने, अपनी रियासत ने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। पाक अफवाज ने हर हालत में दुश्मनों का, फितना और ख़वारिज का कला कमा करना है। उसमें कोई माने या ना माने, हम एक बात जानते हैं कि ना तो तहरीक तालिबान के लिए जो TTP है उसके लिए कोई गुंजाइश बनेगी, ना ही फितना और ख़वारिज के लिए कोई गुंजाइश बनेगी। और अगर कोई उनके हमदर्द बनना चाहते हैं तो मैं माज़रत के साथ कहूँगा कि उनको हर सूरत सोचना होगा कि वो वाकई किस तरफ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान का कानून और सबसे बढ़कर ये कि जो अल्लाह का दीन है, उसकी हिफाजत के लिए जिस अंदाज में पाक अफवाज लड़ रही हैं, उस सब के बाद अगर चीफ़ मिनिस्टर या KPK की हुकूमत में कोई भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाता, तो मैं समझता हूँ अवाम को भी उनको कंडेम करना चाहिए, बिल्कुल जवाब लेना चाहिए। वो अवाम को भी जवाबदेह हैं, अवाम के कटहरे में भी हैं, और वहीं पर उनको फ़ैसला करना होगा कि क्या वो इस अंदाज में हुकूमत चला सकते हैं। जी हामिद साहब, अब एक बड़ा मैसेज वज़ीर आज़म की जानिब से वहीं पर से दिया गया और कहा गया कि या ख़वारिजियों का साथ दे अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान का साथ दे, और ये क्लियर मैसेज है। इसमें भी, इस हमले में भी जो दहशतगर्द मारे गए, उनका 3 का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अमेरिका को यहाँ से निकालने में सबसे अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की वजह से तालिबान की वहाँ हुकूमत बनी काबुल में। उस सब के बावजूद पिछले 2 साल में पाकिस्तान हर अंदाज में तालिबान को बता रहा है, वहाँ की हुकूमत को, काबुल में बैठी को बता रहा है कि देखिए ये जो ख़वारिजी हैं, ये जो फितनतुल हिंदुस्तान के ख़वारिजी हैं, ये सब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आपकी सरजमीन से हो रही है। तो बिल्कुल पाकिस्तान के पास वो तमाम हक और शवाहिद और सबूत के साथ पाकिस्तान बात करता है। लेकिन अब तो बात ये आ गई है कि तालिबान और TTP मिलकर भी अटैक कर रहे हैं, ये भी शवाहिद आ रहे हैं, और बहुत सारे सबूत जो दिए गए, तो वहाँ के जो वज़रा है, मसलन मुल्ला याकूब GDI के सरबरा अफगान सर्विस, उनके बयानात देखें, और वो तो बिल्कुल इस चीज़ की तरदीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बात यह है कि अगर वो तरदीद करते हैं तो फिर पाकिस्तान के पास एक ही हल रह जाता है कि हम बाकायदा उनके जाके वहाँ पर उनके टारगेट किलिंग हमें करनी पड़ेगी, हमें अपना ऑपरेशन करना पड़ेगा और उनका सफाया करना पड़ेगा। अगर वो उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं मान रहे तो फिर पाक अफवाज, हम अपनी जहाँ शहादतें दे रहे हैं वहाँ पर हम इनका खात्मा करने के लिए इनका पीछा भी करेंगे। और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि उनकी लाशें पड़ी उठा के ले जाएं, सबूत के तौर पर वज़ीर आज़म का ये बयान बड़ा क्लियर मैसेज है
और मैं आपको बताता चलूँ कि फील्ड मार्शल साहब इस पे इंतहाई दुखी हैं और इंतहाई उनको रंज है अपने जवानों की शहादत का। और वो इस मामले में मैं आपको बताऊं कि ब्रसल्स में उन्होंने जब तकरीर की तो उन्होंने एक बात कही कि मेरा एक फ़ौजी या एक पाकिस्तानी की भी जो जान जाएगी या शहादत होगी तो मैं उसके बदले के लिए अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा तो मैं करूँगा, अपने अफवाज अपने अवाम की हिफाजत के लिए। और यही वो मैसेज है जो मेरा ख्याल है अब काबुल में बैठी TTP हुकूमत को समझना होगा। जी, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं जो इस फसाद की बेन जड़ है, यानी मोदी सरकार की मैं बात करूंगा, जिनकी वजह से प्रॉक्सीज पाकिस्तान पे हमलावर है, अफगानिस्तान की सरजमीन और एक डकेट्स के साथ, ये सबूत के साथ पाकिस्तान ने डोजियर वर्ल्ड अक़वाम मुत्तहिदा में भी दिए हुए। वहाँ पर मणिपुर में मोदी सरकार जाती है तो अपने ही मुल्क के अंदर उसको कर्फ्यू लगाना पड़ता है, वहाँ पर एहतजाज होते हैं, उसके खिलाफ गो बैक मोदी के नारे लगते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो एहतजाज करें उन पर गोलियाँ चलाई जाती हैं, रबड़ बुलेट्स मारी जाती हैं और कर्फ्यू का सा समा है। आपको क्या लगता है कि अपने ही मुल्क के अंदर मोदी को ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि वहाँ पर उसको कर्फ्यू लगाना पड़ता है? आपको याद है कि आपके प्रोग्राम में मैंने कई बार कहा कि मोदी जो है वो इंडिया का गोरबाचोव साबित होगा। इंडिया की जितनी भी अब जो 10 मई की शिकस्त के बाद अवाम के अंदर मोदी की मकबूलियत ख़त्म हो रही है। दूसरी बात यह है कि कोई भी तागूती ताकतें अगर किसी भी मुल्क में जहाँ पर जायज़ हकूक़ की जंग हो रही हो, अलहदगी की बात हो रही हो, जायज़ हकूक़ के ऊपर, उसके ऊपर आप ज़्यादा अरसा तक मुसल्लत नहीं रह सकते। मणिपुर हो, मिज़ोरम हो, आप कश्मीर की बात कर लें, आप नागालैंड की बात कर लें, नागालैंड की बात कर लें। बात यह है कि अब पूरी दुनिया के ये थिंक टैंक्स और रिसर्चर मान चुके हैं कि इस भारत का इस अंदाज में वजूद जो है वो अब नामुमकिन है। और मोदी जितना मर्ज़ी जुल्म कर ले, जो मर्ज़ी कर ले, अब अवाम और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो अब कामयाबी के बहुत करीब हैं और भारत के 10 से 11 टुकड़े होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इसके ऊपर अब बाकायदा तौर पर मैप शो करा रहे हैं कि जी इसके टुकड़े होने वाले हैं, जिसमें खालिस्तान भी है, मणिपुर की भी बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कश्मीर की बात करें। बात यह आती है कि मोदी सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ ही उन्हीं के मुल्क के अंदर अगर हम देखें ये हालात आ गए हैं कि 2 साल से मणिपुर के जो हालात थे आज तक तो मोदी ने देखा नहीं उधर जाके, आज इलेक्शन कैंपेन उसको याद आ जाती है और उधर चला जाता है। देखिए मोदी की आप पिछले 2014 से लेकर आज तक की हुकूमत देख लें तो उसने तमाम जो कैंपेन्स की हैं, वो इलेक्शन की कैंपेन भी उसने खून खराबे के जो बयानिए फसादात तो आम हो चुके हैं। हाँ, फसादात के ऊपर की हैं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर की हैं, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म पे की हैं, चांकिया आइडियोलॉजी पे की हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करके की है। और उस सब के अंदर अपने दुश्मन उसने खुद अवाम के सामने एक पाकिस्तान को एक हवा बनाकर एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से एक दुश्मन बनाकर खड़ा किया, जबकि पाकिस्तान ये खुद कहता है कि ये मोदी की इनसाइड जॉब होती है। बाद में रॉ के चीफ भी ये बात कहते हैं, बाद में IB वहाँ की जो है उसके चीफ भी कहते हैं, बाद में ये बातें खुल के सामने आती हैं। हर इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान को बतौर हथियार मोदी ने इस्तेमाल किया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब बिहार का इलेक्शन ले लें, मणिपुर का इलेक्शन ले लें या कोई भी इलेक्शन ले लें, मेरा ख्याल है इंडिया की आवाम को भी अब समझ आ रही है कि असल गेम क्या है। उसके लिए आपको मैं बताता चलूँ कि जिस अंदाज में राहुल गांधी ने एक्सपोज किया है मोदी की इलेक्शन में बेईमानियों को, इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत को, जिस अंदाज में उसने कन्याकुमारी से लेकर और श्रीनगर तक जब उसने मार्च किया और उसने सारे इंडिया को इकट्ठा किया कि ये भारत को तोड़ रहा है, ये हिंदुत्व के नाम के ऊपर उस सेकुलर भारत को ख़त्म कर रहा है और गांधी का हिंदुस्तान जो है वो अब गॉडसे का हिंदुस्तान बनता नज़र आ रहा है। तो इस सारे हवाले से मैं नहीं समझता कि अब भारत के अंदर इस बात की कोई गुंजाइश रह गई है कि वहाँ पर मोदी सरकार को ज़्यादा अरसा चल सके। अगर चलेगी तो भारत की तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। एक और फसाद के हवाले से अगर हम बात करें, दुनिया के 2 ही फसादुल अर्द की बात की जाती है, इसराइल की बात की जाती है और इंडिया की बात की जाती है। नेतन्याहू का भी इस वक्त अपने मुल्क के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में उसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। अब उसने जो हरकत कतर के साथ की है, इस्लामिक जो समिट शुरू होने वाली है जिसके ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है, सरबराहान अरब ममालिक के जो बैठेंगे, अरब इस्लामिक समिट की बात की जा रही है, आपको क्या लगता है कि कोई खातिर खा नतीजा निकलेगा, कोई जवाब दिया जाएगा इसराइल को, उसको नथ डाली जाएगी या वो बस मजम्मत पे ही बात ख़त्म हो जाएगी? देखिए आसिफ, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो इसने किया है वो पूरी अरब दुनिया की आंखें खोलने के लिए बहुत है, एक वार्निंग है सबके लिए। जी,
कि अगर कतर जैसा मुल्क जो आप जानते हैं कि दुनिया में अमेरिका का सबसे ज्यादा दोस्त समझा जाने वाला मुल्क, जिसको मिनी पेंटागन कहते हैं कतर को, अभी 400 करोड़ का एक जहाज, 400 करोड़ डॉलर का जहाज दिया गिफ्ट जाता किया है, गया, जो अमेरिका के एयरफोर्स 1 से कीमती जहाज है, जो अमेरिकी सदर के पास है। उसके बाद सेंट कॉम का जो अमेरिकी अड्डा है कतर दोहा के अंदर, वो दुनिया में उसका मॉडर्न तरीन अड्डा है अमेरिकी रियासत के बाद। तीसरी बात यह है कि कतर की हिफाजत की जिम्मेदारी तो अमेरिका की थी और अमेरिका ने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और इसी तरह सऊदीया के साथ होगा, इसी तरह यूएई के साथ होगा, जब तक मुसलमान इकट्ठ नहीं होंगे। और एक बात और बताता चलूँ कि ये बात मुसलमानों को बड़ी क्लियर अब समझ भी आ गई है, ये अमेरिका को भी मैसेज चला गया, नेटो को भी, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इंशाअल्लाह इसराइल को कोई सबक भी सिखाया जाएगा। उसके अंदर बहुत कल की जो बैठक हो रही है अरब लीग की और इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस, वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस सारी के अंदर मेरा ख्याल है कि बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। इसी तनाजुर में मेरे ख्याल से मार्को रूबियो की कॉल भी आई है सागदार साहब को, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को और वज़ीर ख़ारजा को। देखिए अमेरिका जो है ना, वो अंग्रेजी में एक लफ्ज़ होता है डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहा है। अमेरिका कोशिश कर रहा है, वही कोशिश कर रहा है आज जो 98 में पाकिस्तान को एटमी धमाकों से रोकने वक्त की गई। इवन 10 मई को भी यही कोशिश की जा रही है और 9 मई को यही कोशिश की गई, 10 मई को यही कोशिश की गई कि जी पाकिस्तान जवाब ना दे। तो देखिए जिसने जवाब नहीं दिया वो शाम बन गया, वो यमन बन गया, वो लबनान बन गया, वो गजा बन गया, वो गजा बन गया। जिसने जवाब दिया वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है जिसको आज दुनिया जिसकी बात सुन रही है, जिसको मान रही है, और दुनिया जिसके आगे अब समझती है कि ये आज एशिया की बड़ी ताकत है। तो जवाब देना जो है वो ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये तकरीबन ये बात फाइनल हो रही है कि इसराइल के साथ जितने अरब ममालिक हैं वो अपनी एयर स्पेस बंद करने की बात करें, वो अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की बात करें, वो तजारती बाइकआउट की बात करें, वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाबंदियों की बात करें, वो ICJ के फ़ैसलों पर अमल दरामद की बात करें। ये 5 नुकाती एजेंडा जो है ये बहुत क्लियर होना चाहिए और इसके ऊपर अमल होना चाहिए। जी, और आपको लगता है कि शायद ये चीज़ हो भी जाए? ये होना बड़ा ज़रूरी है आसिम भाई। अगर नहीं होगा तो फिर मुसलमानों को मज़ीद दबाया जाएगा। और आपको पता है कि जिस तरह वो रिपोर्ट आई है मिज़ाइल देखने की बहुत सारे मुक़द्दस मुकामात के करीब भी, तो वो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। जी अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज़ ये भी आ रही है कि हम नेक्सस देख रहे हैं इंडिया का, हिंदुओं का, और जो ख़ास तौर पे इंडियंस का और मोसाद के दरमियान। यस, कतर में पहले भी 8 इंडियन नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए थे एस्पोनाच के हवाले से, जो उनके सबमरीन के प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन इसराइल को दे रहे थे। ऐसे ही है बिल्कुल। यहाँ पर भी हमने देखा है कि जो हमास के रहनुमाओं के बारे में इतलात फराहम की गई और सारी जासूसी की गई, उसमें भी इंडियन लोगों को पकड़ा गया है। आपको क्या लगता है कि जो ताल्लुकात में जफियाँ डाली जा रही थी और भारत को गले लगाया जा रहा था गल्फ़ कंट्रीज़ की जानिब से, मैं सिर्फ कतर की बात नहीं करूँगा, क्या आपको नज़र आ रहा है ईरान ने भी उसका खुमियाजा भुगता है? ईरान के अंदर जो कुछ हुआ 100% आपको पता ही है कि ईरान के अंदर जितनी उन्होंने टारगेट किलिंग की, असैसिनेशन की, लीडरशिप की, वो सब मोसाद और रॉ का नेटवर्क था। उसके नतीजे में उसके अंदर अफगानी भी शामिल निकले। बदकिस्मती तो ये है क्योंकि वही बात, क्योंकि वो रॉ के पेरोल पे चलते हैं ना, मोसाद के पेरोल पे। जो अफगानिस्तान का जो नेटवर्क इंडिया वहां पर चला रहा है, उसी के ताने बाने वहां पर मिले। तो इस हवाले से एक बात तो बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि मुस्लिम दुनिया को समझना होगा कि मोसाद और रॉ का जो नेटवर्क है उसके अंदर मुसलमानों के लिए कोई खैर नहीं है। और पाकिस्तान हो या ईरान हो या सऊदी अरब हो या यूएई हो, सब जगह पर हमें सबसे ज़्यादा एक ही मुश्तरका दुश्मन का सामना है, और उसका नाम है मोसाद एंड इसराइल का गठजोड़। यानी वही बात, नेतन्याहू का जुनूनियतपन और मोदी का पागलपन एक ही तरह का है। जी, और दोनों के जो अज़ाइम है वो सेम है, तोसी पसंदाना अज़ाइम दोनों ममालिक के हैं। बिल्कुल, एक अखंड भारत की बात करता है और एक ग्रेटर इसराइल की बात करता है। दोनों का तोसी पसंदाना है, दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो आई हैव टू से वो दोनों की दजालिक आइडियोलॉजी है। एक के अंदर जो है वो अखंड भारत जो है वो चाणक्य आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, और दूसरा जो ग्रेटर इसराइल है वो एंटी क्राइस्ट को फॉलो कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को आप देखें तो ये ज़ायनिज़्म है, चाहे वो हिंदू ज़ायनिज़्म हो चाहे वो ज्यूइश ज़ायनिज़्म हो, सहूनियत का एक ही शक्ल है दो मुख्तलिफ मज़ाहब के अंदर। लेकिन हामिद साहब, हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 10 मई 6-7 मई के बाद से जो कुछ सूरत हाल बनी थी, उसमें कतर या यूएई या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ के रोल को बड़ा हमने लिमिटेड देखा था। यानी कि वो उस तरह खुल के पाकिस्तान की उन्होंने सपोर्ट नहीं की थी जिस तरह और दीगर ममालिक ने की, बिल्कुल सही, जिसमें अज़रबैजान है या तुर्की है या चीन है। तो अब पाकिस्तान की याद क्यों आ रही है?
देखिए, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान का किरदार बड़े भाई का किरदार है। बहसीत, मुझसे ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा, मैंने कहा बहसीत बड़ा भाई हमारा काम बनता है कि हम अपने छोटे भाई की, अगर उसकी मुसीबत आई है तो उसकी हेल्प करें। और दूसरी बात यह है कि अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, मैं शायद उल्टा सीधा बोल जाऊँ, वो कहते हैं कि सक्सेस हैव मैनी फादर्स, फेलियर हैव नो मदर। उनको शायद यकीन नहीं था कि उनको ऐसा डरा दिया गया था कि शायद पाकिस्तान उस अंदाज में इंडिया को धूल नहीं चटा सकेगा। वो अपनी तरफ से सेफ खेलना चाह रहे थे, जो कि बदकिस्मती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब 10 मई के बाद का पाकिस्तान एक मुख्तलिफ पाकिस्तान है। आज अरब ममालिक जानते हैं कि अगर मुकामात मुक़द्दसा हों या किबला अव्वल हो या कतर और दूसरे ममालिक हों, अगर आखिरी मुश्किल वक्त आया तो उनकी हिफाजत कौन करेगा। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से पाकिस्तान के ऊपर बड़ा फोकस किया जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान को नज़रों में रखा जा रहा है। और पाकिस्तान के हवाले से डेफिनेटली गलत फहमी के शिकार लोगों की 10 मई के बाद पाकिस्तान ने आंखें खोल दी। मार्का हक के बाद हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम एक बड़ी रिजिलियंट कौम है और हम अपने मुल्क का चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, मैं लूँगा वक्फा, वक्फे के बाद हम अपने अगले गेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे आपका प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक के ज़रिए, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त अली सरवर नकवी साहब, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान भी हैं और उसके अलावा सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के हवाले से प्रेसिडेंट भी हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं अली सरवर नकवी साहब। अली सरवर नकवी साहब, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से कल हमने एक बहुत बड़ा ऐलान वज़ीर आज़म की जानिब से सुना, जो एक अफसोसनाक वाक़या और दहशतगर्दी के वाक़े के बाद जब वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ मौजूद थे वज़ीरिस्तान में, तो आप क्या कहते हैं जब अफ़गानिस्तान को कहा गया कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक को चूज़ करना है आपने, तो हमें काफ़ी अरसे से ज़रूरत थी कि अफ़गान पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी की जाए। ये तो फैसला बहुत पहले हमें कर लेना चाहिए था कि तालिबान हुकूमत को कहा जाए कि वो तय करें पाकिस्तान से राब्ता रखना चाहते हैं या दहशतगर्दों से और खारजी गिरोहों से। तो ये वाज़े करना चाहिए कि वो अगर उनको भी बैक कर रहे हैं, उनको भी हिमायत दे रहे हैं और पाकिस्तान से भी डिप्लोमेटिक और सफारती ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तो ये दो चीजें बैक वक्त नहीं हो सकती हैं। और अगर उनको दुनिया में रिकग्निशन चाहिए, देखिए ना, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने अफगानिस्तान की हमेशा मदद की है, उसके कॉज को, उसके पोजीशन को हमेशा आगे दुनिया में प्रोजेक्ट किया है। तो वो ये सब जो पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन है अफगान हुकूमत के वो उसका एहसास करना चाहिए। और जो ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो ग्रुप्स हैं, TTP है, इनसे राब्ता उनको मुनक़ता करना चाहिए और उनकी हिमायत बंद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, और वो इसमें एक चीज़ और भी है, जो डबल गेम वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो दहशतगर्द मारे गए हैं 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान से, उनकी डेड बॉडीज हवाले की जा रही हैं। आपको क्या लगता है ये डबल गेम जो जिसमें इसराइल और मोसाद की बात हम करते हैं या रॉ की बात करते हैं, इंडियंस की, ये सारी इनकी प्रॉक्सीज हैं जिसको पूरी सपोर्ट हासिल है तालिबान गवर्नमेंट की? बिल्कुल, ये पहले तो ये लोकल ग्रुप्स थे और अब इसमें रॉ और मोसाद भी मुलव्विस हो गए हैं और तालिबान को ये नजर नहीं आ रहा कि वो इस तरह की इन्वॉल्वमेंट दूसरों की अब हो गई है। और वैसे भी दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत तालिबान को नहीं करनी चाहिए। वो बहैसियत हुकूमत अब काम कर रहे हैं, वो अब दहशतगर्द ग्रुप नहीं है। तो ये जो इनका एक रवैया है कि उनको भी एक पनाह दिए हुए हैं, उनको उनकी हिमायत कर रहे हैं और दूसरे पाकिस्तान हुकूमत और पड़ोसी हुकूमतों से वो
सफारती ताल्लुकात भी चाहते हैं, तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। और ये हमारे अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत मुज़िर है। ये जो दहशतगर्द गिरोह हैं, ये हमारे यहाँ कत्ल व गारत करते हैं, लोगों को मार रहे हैं, वायलेंस करते हैं, हर किस्म के नुकसानात हमें पहुंचा रहे हैं। तो वो ऐसी चीजें, जैसे जाफर एक्सप्रेस था, उसमें जो दहशतगर्दी हुई और कितने लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, तो वो उसमें अफगानिस्तान को ये नजर आना चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें, हम तो ऐसी चीज नहीं करते कि अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को कोई वो गैर इस्तेहकाम किया जाए और उसके खिलाफ तंजीमों को छोड़ दिया जाए। तो ये चीज जो है ये बहुत दुरुस्त हुई है। वज़ीर आज़म का डिक्लेरेशन, उनका ऐलान बहुत सही है और ये हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और अब भी वाज़ेह कर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब तो उनको अकल आनी चाहिए इस बात की। जी बिल्कुल। और दूसरा ये है कि जब हम बात करते हैं फितनतुल हिंदुस्तान की और फितनतुल खवारिज की, तो पाकिस्तान का एक अज़म और पाकिस्तान की फ़ौज का अज़म है कि जो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से अफसरान और जवान जो है वो शहादतों के आला रुतबे पे पहुँच रहे हैं। आपको लगता है कि हम अपने कार्रवाई का हक़ जो है वो मुख्तस रखते हैं और हम जाके अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं? जी बिल्कुल। हमारी कार्रवाई जो है वो मुल्क के सालमियत के लिए है, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए है। और ये जो दूसरे मुख्तलिफ ग्रुप्स आके यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, उनको हम रोकना चाहते हैं। और हमने हमेशा यही अज़्म रखा है, हमारी फौज ने यही अज़्म रखा है। तो ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं और जो खवारिज हिंदुस्तान और फितनतुल हिंदुस्तान और खवारिज पाकिस्तान की बात करें, ठीक है। अच्छा, इसमें अली सरवर नकवी साहब, जो बैनुल अक़वामी साजिशें हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। इसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट हम बहुत मरतबा यूनाइटेड नेशन में उसके बारे में सबूत भी दे चुके हैं, और साथ साथ हम ये अफ़गानिस्तान को भी इस हवाले से वार्निंग दे चुके हैं। हमने ईरान के मामले में भी देखा कि अफ़गानी बीच में इन्वॉल्व रहे, रॉ मोसाद नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ उनकी जासूसी के हवाले से, उधर दहशतगर्दी के हवाले से। तो आपको क्या लगता है कि अब तो इसके ख़िलाफ़, इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए इन ममालिक को जिनको वो नुकसान पहुँचा रहे हैं? बिल्कुल। और देखिए ना, अफगानिस्तान जो है एससीओ का मेंबर भी बनना चाहता है, और एससीओ का चार्टर में एक अहम आंसर है दहशतगर्दी को रोकना, टेररिज्म को यहाँ से खत्म करना। तो ये अफगानिस्तान ये क्या करना चाह रहा है? एक तरफ तो ऐसे गिरोहों को की हिमायत करता है, दूसरी तरफ वो एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से अपनी पोजीशन को कायम करना चाह रहा है। तो दोनों बातें एक वक्त कैसे हो सकती हैं? ये तालिबान हुकूमत जो है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना अंदाज उसने अख्तियार किया हुआ है। और जो ये आपने जिक्र किया, ये जो रॉ और मोसाद की जो का मुलव्वस होना है, वो उसको रोकना चाहिए तालिबान हुकूमत को, और वहाँ पे उनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि वो वहाँ से ऑपरेट करें। जी बिल्कुल। और दूसरा, अगर हम बात करें फितनतुल इज़राइल की बात करें, जो दुनिया में एक और फितना है, जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं कि अरब इस्लामिक जो समिट है वो होने वाली है, और जो कतर के साथ इसराइल ने किया है, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या बड़े किसी ऐलान की तवक्को है इसराइल के खिलाफ? या मैं समझता हूँ कि ये अब जो कल की जो सरबराह हुकूमतें और ममलिकत सब जमा हो रहे हैं दोहा में, तो ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसमें ये सारे मुसलमान मुल्कों की तरफ से इजराइल को एक वार्निंग इशू होनी चाहिए कि उसको एक तंबीह उसकी करनी चाहिए, और इंतबाह करें कि आइंदा अगर ये अपना रोके नहीं बमबारी गजा के
फलस्तीनी निहत्ते फलस्तीनियों पे और वो दूसरे मुल्कों पे हमला न करे अगर करता है, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो सारे मुल्कों के फोर्सेस जो है जमा होकर इजराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। अली सरवर नकवी साहब, आपको लगता है कि कोई बड़ा रद्द अमल आ सकता है इस सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद, अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, अरब इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस? मैं समझता हूँ उनको करना तो चाहिए, मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी हो गया है। फिजिकल एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कोई जवाब दिया जाएगा इसराइल को? पहले तो एक नोटिस देना चाहिए ना, नोटिस देना चाहिए, उसके बाद एक्शन लेना चाहिए और इजराइल को एक वार्निंग देनी चाहिए कि 48 घंटे में या 24 घंटे में वो बमबारी बंद करे, फलस्तीनियों पे जुल्म तशद्दुद जो ढाया हुआ है वो रोके और दूसरे अरब मुल्कों के ऊपर हमला ना करे। अगर वो हमला करता है तो उसका फौरन जवाब मिलेगा और इजराइल के ऊपर मिसाइल अटैक होंगे। सवाल ये है अली सरवर नकवी साहब, कौन अटैक करेगा, कौन जवाब देगा, किसके ऊपर आप समझते हैं, किसमें इतना दमखम होगा? देखिए, कम से कम डिक्लेरेशन तो होनी चाहिए ना। अब आगे चल के क्या कुछ मुमकिन होगा वो देखने की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका ऐलान एक होना चाहिए और वो ऐलान इस सरबराह मीटिंग है इसमें हो सकता है। सरबराह मीटिंग में हो सकता है, लेकिन अली सरवर नकवी साहब, जो कुछ मार्का हक में पाकिस्तान ने किया और भारत को धूल चटाई, उस तरह का जवाब मेरे ख्याल से किसी अरब मुल्क को आप समझते हैं, तवक्को करते हैं कि कोई दे सकेगा? लगता नहीं है कि दे सकेगा और यही तो अलमिया है, यही तो अफसोस की बात है। लेकिन कम से कम एक इंतबा उनको एक वार्निंग देनी चाहिए उन ममालिक की तरफ से इजराइल को और उसको फिर फॉलो अप करना होगा, लेकिन पहले तो ये स्टेप लेना चाहिए कि उसको वार्निंग दी जाए। तो पाकिस्तान का किरदार आप क्या देख रहे हैं इसमें, पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है? पाकिस्तान शरीक है इन ममालिक के साथ और पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि बड़ी सख्त पोजीशन मौका अख्तियार करने का इरादा रखता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भी अपना रोल पूरी तरह अदा करेगा। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और जिसके बाद पहली मरतबा तारीख में हुआ है कि इसराइल के मंदूब ने पाकिस्तान से माजरत की और वो जो ओसामा बिन लादेन के तनाजुर में उन्होंने बात की थी उस पर उनको माजरत करनी पड़ी। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी शामिल करके अरब ममालिक जो है कोई जवाब तैयार करेंगे या जवाब देने की कोशिश करेंगे उनको? जी, हमने पाकिस्तान ने देखिए शुरू जमाने से अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनियों के हुकूक के लिए जो भी इनिशिएटिव ली गई, जो भी पेशरफ्त हुई है, उसमें पाकिस्तान पेश रहा है। जो जितने करारदादें पास हुई हैं 242 और 336 और इस तरह की जो अहम करारदादें हैं सिक्योरिटी काउंसिल की और यूएन जनरल असेंबली की, उसमें पाकिस्तान ने उन अरब मुल्कों का साथ दिया है और आगे लेकर चले हैं। तो पाकिस्तान तो एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है। ठीक है, अदा करता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी राय का इजहार किया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन बात यह आती है कि अपने वजूद और अपने दिफा के लिए और अपनी सलामती के लिए जो कौमें खड़ी होती हैं और जिनके अंदर ये जुर्रत होती है कि वो अपना एग्जिस्टेंस और अपनी सलामती के लिए फ़ाइट बैक करें, उन्हीं का सर्वाइवल जो है वो मुमकिन नज़र आता है दुनिया में। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।